डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड एंड आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ PHDC 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये आपका टाइटल है आधुनिक हिंदी कविता। तो स्टूडेंट्स, इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले, देखने वाले हैं। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको सजेस्ट करके दूंगा, जो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ये वीडियो में आप आए हैं तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ध्यान समझना है। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, ध्यान से समझना है। अगर आप सही से समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस होंगे, अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, साफ साफ आप समझ के आराम से लिख पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिर क्या कहते हैं, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करना है आपको, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप स्टूडेंट्स दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जून 26 में जिसके एग्जाम होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनके एग्जाम 26 में होने वाला है, जून में। तो जून 26 वाले स्टूडेंट्स, दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट्स, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको देखना जरूर है। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ दिसंबर 2024 का। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ये आपका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर BHDC 133 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, क्या देख सकते हैं, दिसंबर 2024 का क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है। और आइए, आपका टाइटल है आधुनिक हिंदी कविता। आपके जो एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स, वो 3 घंटे एग्जाम होंगे। अधिकतम जो मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना इस बात को, 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और टोटल 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अब पहला जो प्रश्न होगा वो अनिवार्य है, 100% इसे बनाना ही होगा। तो पहला जो प्रश्न होगा स्टूडेंट्स आपके सामने, 5 से 6 आपको काव्यांश दिए होंगे। इनमें इनको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। मतलब कि काव्यांश का व्याख्या करना है, छोटे छोटे पोएम टाइप के दिए हुए रहेंगे। अब इनके क्या करना है, इसे संदर्भ सहित व्याख्या, इसका एक्सप्लेन करना है संदर्भ सहित। संदर्भ में क्या है कि ये किसने लिखा है ना, कहाँ से लिया गया है, कौन सा कविता है इसके, है ना। तो ये सब चीज लिखना पड़ता है। फिर उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, जो भी पॉइंट रहेंगे, इसमें क्या कहा गया है वो भी बताना है। तो ये संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और लास्ट प्रसंग लिखना, तो वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो ये होंगे, आप देख सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है, औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। तो इस तरह से ये कुछ है। ये हो गया ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, है ना, अंग नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अंग नंबर तक, है ना, 4 नंबर तक भी हो जाता, रह जाता किसी किसी पर अंग नंबर तक। इस तरह से 4 5 आपको देखेंगे, 4 5 में कोई 3 बनाने होंगे। देखिए, आपको मैं सजेस्ट ये करना चाहता हूँ, आपको कोई भी क्या करना है, 3 से 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन के जो है पूछे जा रहे हैं, संदर्भ सहित व्याख्या वाला फर्स्ट नंबर का, इसे आपको कर लेना है। या अगर नहीं करते हैं, आपके बुक में जितने भी ये पोएम होंगे, छोटे छोटे पोएम्स, जो काव्यांश होंगे जिनको एक्सप्लेन किया गया होगा बुक में, उसे जरूर देख लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही यही क्वेश्चन रहता है, इसे बना के जाना बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चन नहीं, टोटल 3 क्वेश्चन कम से कम बनाने के होते हैं। हर साल ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देख के जाना है। क्वेश्चन 10 15 है ना, आपको काव्यांश देख के जाना है, उनके बारे में समझ के जाना है क्या है नहीं है। और इसका आंसर कैसे लिखना है तो अभी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए, बाकी ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये सब आप लोग देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हम लोग चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर, कुछ देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि टोटल 10 से 15 क्या करना है, काव्यांश को बुक से देख के जाना है। आपके बुक में होंगे, अगर बुक में ना मिले, आपको लास्ट में क्या करना है, 4 या 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है। उनमें जितने भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5 साल के, सभी क्वेश्चन को देखना है। टोटल कोशिश करना है 15, 10 से 15 को काव्यांश को सॉल्व करके, मतलब एक्सप्लेन कर लेना है, समझ लेना है इनके बारे में।
देन आपको एग्जाम देने के लिए जाना है भैया। पहला क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, अगर ये पहला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फिर बेकार ही रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बनाना होगा। इसे बनाना कैसे है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना, लिखना कैसे है, वो आपको मैं भी बता रहा हूँ। देखिए, आपका जैसे मैंने ले लिया, दो लिया है मैंने, कोई भी दो लिया है, जरूरी नहीं कि यही सेम ही आ जाए, लेकिन मैंने दो लिया है, एक्सप्लेन किया, ये आपको देखना है। क्या है कि भीतर भीतर सब रस चू, भीतर भीतर सब रस चू, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, ठीक है। तो ये है, तो ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसके रचयिता है, वो लिखना है संदर्भ में, ठीक है। तो संदर्भ सहित व्याख्या करना, तो संदर्भ में तो लिखना ही होगा कि ये जो कविता है, प्रस्तुत पंक्ति, ये रीतिकालीन कवि घनानंद की रचना से ली गई है। देखो, मतलब ये कहाँ से लिया गया है, वो लिखा गया रीतिकालीन जो कवि है, रीतिकालीन कवि घनानंद, उन्हीं उन्होंने इसे लिखा है, इन्होंने उन्हीं की रचना है, ठीक है। घनानंद ने अपनी कविता में प्रेम, विरह और नायिका की मनोभावना को अत्यंत भावुक और मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। मतलब कि इनके बारे में बता देना ये किसने किया, फिर इनके बारे में बताना इसमें हो क्या रहा है, क्या बताया गया है, वो भी बताना है, ठीक है। यहाँ नायिका अपने प्रिय साजन के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन सखी से कर रहे हैं, मतलब कि उनके दोस्त से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना है संदर्भ में। इसके बाद आपको एक लिखना है व्याख्या करके, आपको एक हेडलाइन देना चाहते हैं, हेडलाइन या फिर इस तरह से देना चाहते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से देंगे। फिर इनके बारे में बताएंगे कि यह इसमें आखिर टोटल बात है क्या। तो चलिए, मैंने लिखा है, नायिका कहती है कि आज उसका प्रिय बाहर से बहुत मीठा है ना, उसकी जो प्रिय है वो बाहर से बहुत मीठा, हंसमुख और आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से वह प्रेम रस से खाली है। कह रहा है कि देखने में तो वो लगता है कि बहुत ही अच्छे है ना, मीठे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली है। वो कौन कह रहा है, कवि कहते हैं। वो हंस हंस कर नायिका का तन मन और धन सब कुछ लूट लेता है, मतलब हंस हंस कर तन मन सब कुछ लूट लेता है, यानी प्रेम का दिखावा करके करके उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। मतलब कि अपने दोस्त को क्या करते हैं, वो पूरी तरह से वश में कर लेते हैं, वो यानी ऊपर से दिखाता है कि वो बहुत खुश है ना, तन मन धन सब चीज से खुश है, उसे आगे सामने सामने वाला को ये नहीं पता चलने देता है कि भाई उसके अंदर कोई भी दुख है, ठीक है। तो ये बाहर से वो दिखाता है और उस सामने वाले को पूरी तरह से वश में कर लेता है, दिखा करके। लेकिन बाहर से वह बहुत तेज, चतुर और प्रभावशाली दिखाई देता है, उसकी बातें भी बड़ी आकर्षक होती है, लेकिन नायिका को यह समझ नहीं आता कि इतना सब होने के बावजूद वह उसके प्रति सच्चा प्रेम क्यों नहीं करता। अब देखो, अंत में सखी से प्रश्न करती है कि ऐसा ऐसा प्रिय होते हुए भी वो इतना निष्ठुर और बेरुखा क्यों है। मतलब कि सखी से क्या कहते हैं कि भाई इस जब जिसके इतने अच्छे दोस्त हैं वो निष्ठुर या बेरुखा क्यों है, अर्थात उसका साधन प्रेम में ईमानदार क्यों नहीं है ना। मतलब कि जिसके इतने अच्छे पत्नी है, सपोज दैट, तो वो क्या कहते हैं, साजन उनसे खुश क्यों नहीं है, आखिर वो उनके प्रति ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते हैं, प्रेम के प्रति ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते हैं। तो इसे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे और भी एक्सप्लेन अपने तरीके से अगर आप समझे रहेंगे, इसे और भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप लोगों को कम से कम क्या करना है, दो पेज आपको कम से कम इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, नहीं तो 1.5 पेज कम से कम एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। देन आपको आगे बढ़ना है। अगला है आपका भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे कि भाई इनमें हुआ क्या है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम में धोखे, दिखावे और भीतर बाहर के अंदर की सुंदरता ढंग से प्रस्तुत किया। नायिका का प्रेम सच्चा है, लेकिन प्रिय का व्यवहार उससे पीड़ा देता है। उनके जो प्रिय हैं, उनका व्यवहार उनको क्या करता है, पीड़ा देता है, दुख देता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ ना यह भी भाग अभागा, किस पर विफल गर्व यह जागा, किसने अपनाया था त्याग, रहे स्मरण ही आते। अब देखो, ये पढ़ लिया, अब संदर्भ लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस प्रस्तुत पंक्तियां में, मतलब आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिया गया है, ये नहीं लिया गया है। तो इसलिए मैंने आपका कहा कि भाई 10-15 कम से कम देख के आओगे। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा की रचना से लिया गया है। ये जो पंक्ति लिया गया था, अभी जो समझिए, अभी सुनिए, वो महादेवी वर्मा की रचना से लिया गया है।
महादेवी वर्मा के काव्य में विरह, पीड़ा, अकेलापन और आत्मिक प्रेम की भावना अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त हुई है। इन पंक्तियों में नायिका अपने प्रिय के वियोग की पीड़ा सखी से व्यक्त कर रही है। व्याख्या आप देखते हैं। इसमें नायिका सखी से कहती है कि यदि उसका प्रिय उससे कुछ कहकर विदा लेकर जाता है तो उसे इतना दुख न होता। मतलब कि अगर वो उनके जो सखी है वो उनसे बोल कर जाते हैं कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना, आप अपना ख्याल रखना, ऐसा वैसा जो भी, जिस तरह से हम लोग कभी किसी दोस्त से बिछड़ते हैं, कभी कोई पार्टनर से बिछड़ते हैं तो बोल के जाते हैं ना कि भाई मैं जाता हूँ, अब नहीं आऊंगा, मतलब ये आऊंगा तो फिर इतना दिन में मिलेंगे, इतना दिन के बाद मिलेंगे, इस तरह से बोल के जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो उसे इतना दुख ना होता, लेकिन वह बिना कुछ बोले चला गया, यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो कवि कहते हैं, नायिका सोचती है कि, यानी कवि सोचते हैं कि उसका यह दुर्भाग्य किस कारण जाग गया, किस बात का उसे घमंड था जो व्यर्थ सिद्ध हो गया। जिस प्रिय ने उसे अपनाया था वही अब उसे त्याग कर चले गया। अब फिर ये केवल उसकी स्मृतियों में ही बार बार आता है, वास्तविक जीवन में वह उसके पास नहीं आते। मतलब कि जो सिर्फ अब यादों में ही रह गए हैं, वो सामने नहीं है। यह स्मरण ही उसकी पीड़ा का कारण है और गहरा प्रभाव डालता है। अब इनके भावार्थ को समझिए। आप भावार्थ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल आप 3 चीज लिख लीजिएगा, एक संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है, फिर उसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है। इन पंक्तियों में भावार्थ की जगह हम निष्कर्ष लिख लेंगे। ठीक है। इन पंक्तियों में वियोग की करुणा, असहायता और प्रेम की गहरी वेदना प्रकट होती है। कवयित्री ने बिना कहे चले जाने के लिए प्रिय की पीड़ा को अत्यंत संवेदनशील ढंग से व्यक्त किया है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, है ना। पहले आपको संदर्भ बताना है कि भाई ये कविता कहाँ से लिया गया है, कविता में क्या कहा गया है, फिर आपको मुख्य बातें बताना है, एक्सप्लेन करना है कविता को। ठीक है। फिर आपको लास्ट में उनके बारे में निष्कर्ष बताना है, ये करना है भाई, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो कविता आपके जो पूछे जाएंगे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन जो होंगे वो 12 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। टोटल 3 बनाना है, तो एक क्वेश्चन 12 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपको 1.5 पेज, है ना, डेढ़ दो से ढाई पेज में लिखना है ना, कोशिश करना है 2 से ढाई पेज आप लिखते हैं, ढाई पेज में आपको लिखना है। ठीक है। तो ढाई पेज में आपको कंप्लीट करना है, ये है ना। एक जो भी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे जिसका भी, आपको एक का ढाई पेज में करना है। टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे, 36 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 16 नंबर मिल रहा है ना। एक क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 16 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे, 16 नंबर मिलेंगे। ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे वो 16 नंबर के होंगे, ध्यान रखना। चलो, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालिए। समझिए यहाँ पे भारतेंदु युग, क्वेश्चन देखिए ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं भारतेंदु युगीन, मतलब कि भारतेंदु युग के हिंदी काव्य के विकास पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो हिंदी काव्य के विकास कैसे हुए, क्या हुए उस युग में, ये बताना है। तो भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण क्या है, काल है ना। एक ऐसा समय माना जाता है, एक खास समय माना जाता है भारतेंदु युग, है ना। तो हिंदी साहित्य का, उसमें हिंदी साहित्य का, यानी कि हिंदी में लिखना, हिंदी में कविता, कहानी, ये सब समय का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस युग में, यानी इस युग में, इस काल में इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। तो भारतेंदु युग जो है कहाँ से पड़ा, टोटल नाम भारतेंदु का जो टोटल नाम क्या है, यानी पूरा नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही इसका काल का नाम पड़ा है। इस काल का नाम पड़ा क्या, भारतेंदु युग। ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा, ये कोई नाम है कवि के, तो ये नाम पर पड़ा। जिन्हें हिंदी
आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। मतलब कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इसे क्या माना जाता है? जनक, मतलब कि ये पिता माना जाता है। यह काल की बात करें, भारतेंदु युगीन काल जो है, यानी हरिश्चंद्र का जो काल है, भारतेंदु युगीन जो ये काल है, ये काल 1868 से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक ये काल रहता है। ठीक है, इस समय तक प्रमुख रहता है ना, विख्यात रहता है। इस समय भारत अंग्रेजी इस समय जो कि भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। तो इस समय अंग्रेजों के गुलाम थे कौन? भारत। भारत क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता का विकास हो रहा था। तो उस समय ही राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय विकास, यानी कि जो हिंदी युग यहाँ पर उस समय जब गुलाम, तो उस समय भी ये लहर जगा, उस समय यहीं से ही ये लहर जगा। यानी कि जो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी के प्रति जो हिंदी का भावना था, उस समय एक क्रांति ले रही थी, है ना? क्रांति का रूप ले रही थी, लोगों को जगा रहे थे। आप बताओ, जागरूकता का विकास हो रहा था। इससे पहले हिंदी कविता मुख्यतः रीतिकालीन परंपराओं में बंधी हुई थी। इससे पहले रीतिकालीन, ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप देखना। तो रीतिकालीन परंपराओं में बंधी हुई थी, जहाँ श्रृंगार, नायिका, भेद और प्रमुख विषय थे। तो रीतिकाल में क्या दिखाया जाता था? श्रृंगार और नायिका भेद बताया जाता था। भारतेंदु युग में कविता का उद्देश्य बदल गया। कवियों ने देशभक्ति भारतेंदु युग में क्या किया? कवियों ने देशभक्ति, समाज सुधार, शिक्षा, नारी उद्धार, धार्मिक आडंबरों का विरोध और विदेशी शासन की आलोचना जैसे विषयों को अपनाया, है ना? तो इस बार इस समय जिस तरह से आप जानते हैं कि उस समय देश गुलाम थे, तो गुलामी के जंजीरों से निकलने के लिए, यानी कि गुलामी के प्रति आलोचना किया, विरोध जताया और लोगों के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने पर जोर दिया गया। तो कविता जो होते थे इस तरह के ही बनाए जाते थे। खास करके कविता अब केवल मनोरंजन का साधन ना रहकर जन जागरण का माध्यम बन गई थी। ध्यान रखना है, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। भाषा की दृष्टि से इस युग में खड़ी बोली हिंदी को महत्व मिला, यद्यपि व्रज भाषा का प्रयोग भी होता था। व्रज भाषा का, ठीक है, याद रखना। व्रज भाषा थोड़ा सा हिंदी से मिलता जुलता भाषा था, तो इनका प्रयोग होता था। कविता की जो भाषा वो सरल होती थी, स्पष्ट और जनता के निकट थी। कविता भाषा मतलब इस तरह से कविताएं लिखे जाते थे जो जनता को समझ में आ जाए। छंदों के साथ साथ गद्यात्मक शैली का भी विकास हुआ। तो जो जो अलग अलग देखते हैं ना, एक एक लाइन जो अलग अलग लाइन है, उन लाइन को हम लोग छंद बोल देते हैं। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी इस युग के प्रमुख क्या थे? कवि थे। तो भारतेंदु युग के जो कवि खास करके कौन थे? पहला तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट, चौथा राधाचरण गोस्वामी इस युग के क्या थे? खास कवि थे। इन्होंने हिंदी काव्य को नई दिशा देकर उसे आधुनिक युग में क्या किया? प्रवेश कराया। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट्स 3 है, द्वितीय युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। द्वितीय युग हिंदी साहित्य का, अब देखो आप हम लोग किस युग में आए हैं? द्वितीय युग। जिस तरह से अभी हम लोग देखे थे, है ना, अभी हम लोग दूसरे युग के बारे में बात कर रहे थे, हरिश्चंद्र वाला, ठीक है, भारतेंदु युग की बात कर रहे थे। तो अब हम लोग उसी तरह से आए हैं द्वितीय युग। तो द्वितीय युग या द्वितीय काल की साहित्यिक प्रवृत्ति में उसमें कैसे साहित्य होते थे, किस तरह लिखे जाते थे, ये आपको बताना है। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि जो भारतेंदु युग था, वो युग कहाँ से कहाँ तक का रहा? वो युग हुआ 1868 से स्टार्ट हुआ, 1900 तक गया। लेकिन ये जो युग है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये युग है 1900 के बाद से, 1900 से 1918 तक ये युग चला, द्वितीय युग, ठीक है, याद रखना। ये युग कब तक चला? 1900, ये भी देश की गुलामी के समय का ये भी युग था। मतलब कि देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय का ये युग था। माना जाता है कि इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो इस युग का नाम किस पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग किस नाम कहाँ से आया? महावीर प्रसाद द्विवेदी से आया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। इस युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य जन जागरण और बौद्धिक चेतना का विकास था।
इस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीय चेतना, कवियों और लेखकों ने विदेशी शासन का विरोध किया और देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। इसके साथ ही सामाजिक सुधार साहित्य का महत्वपूर्ण विषय और इसमें इसके क्या साहित्य बना रहे थे, नारी शिक्षा का, विधवा विवाह, जाति प्रथा, अंधविश्वास और रूढ़ियों की आलोचना इसमें की गई थी। द्विवेदी युग में साहित्य में नैतिकता और आदर्शवाद पर विशेष बल दिया गया। रचनाएं जो है वो उपदेशात्मक स्वर लिए गए थे, उपदेशात्मक स्वर में लिए गए थे। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग किया जा रहा था। भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा मिली और भाषा को व्याकरण सम्मत तथा परिष्कृत बनाया गया। तो व्याकरण को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया। काव्य में भावुकता काव्य में भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता और तर्क अधिक दिखाई देता है। छंदबद्ध कविता के साथ साथ गद्य साहित्य, निबंध, है ना, तो सिर्फ छंद वाला ही नहीं, इन्होंने निबंध भी बनाया, आलोचना और जीवनी भी बनाया और इनका क्या किया भाई, विकास किया। इस समय द्वितीय युग में ये सब विकास हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी के रचना संसार का परिचय कीजिए। राम नरेश त्रिपाठी ने क्या रचना किया, इनके बारे में आपको भाई बताना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो समझिए, राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। तो ये जो त्रिपाठी थे द्विवेदी युग के कवि थे, तो 1868 से 1900 के बीच में रहे होंगे, तभी तो ये द्विवेदी युग के हैं। अभी आप लोग देखे थे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कब के, अभी आपको बताया था 1868 से नहीं, 1900 ईस्वी के बाद के युग ना। तो ये राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के थे। द्विवेदी युग अभी आप लोगों ने देखा है, फिर से मैं आपको दिखा दूं। द्विवेदी जो युग थे 1900 ईस्वी के से 1918 तक में, तो 1900 ईस्वी के बाद का ये क्या है भाई, कवि है, याद रखना। रामनारायण त्रिपाठी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, तो मतलब कि 1900 ईस्वी के बाद के कवि थे। और ये क्या थे भाई, निबंधकार और चिंतक थे, प्रमुख कवि थे, निबंध लिखते थे और ये चिंतक थे, मतलब चिंतक को व्यक्त करते, चिंता को व्यक्त करते। और इनका उनका साहित्य जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ था, मतलब वो जो भी लिखते थे वो जीवन से जुड़ा हुआ लिखते थे, जीवन के संघर्ष को बताते थे कि जीवन में लोग कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीजों को जीवनी टाइप के कुछ लिखते थे। और वे साहित्य को केवल भावुकता का साधन नहीं बल्कि जीवन निर्माण और समाज सुधार का माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक कर्तव्य, नैतिकता और प्रकृति प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। आगे काव्य क्षेत्र में राम नरेश त्रिपाठी ने देशभक्ति और सामाजिक चेतना को प्रमुख स्थान दिया। उनकी कविताएं जन जीवन से जुड़ी हुई है और उनमें यथार्थ बोध, मतलब कि सच्चाई को स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कविता में उनकी कविता में क्या क्या सच्चाई को स्पष्ट रूप से दिखाता है। और पाथिक स्वप्न, है ना, पथिक पथ वाले रास्ते में चलने, इस रास्ते में कैसे चलना चाहिए, पथिक और स्वप्न जैसे, स्वप्न ये स्वप्न रात वाले स्वप्न भी हो सकते हैं, रात वाले स्वप्न, या फिर ये स्वप्न आने वाले भविष्य के बारे में सोचना, ये स्वप्न। और उनकी कविताओं स्वप्न और कविता कॉमेडी उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। उनकी कविता में आदर्शवाद और नैतिक दृष्टि प्रमुख है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो कि अभी तक ये समझ नहीं पाएंगे कविता कौमुदी क्या है। देखो, लोकगीत जो होते हैं ना, लोकगीत, तो लोकगीत को ही कविता कौमुदी कहते हैं। लोकगीत तो समझ में आता ही होगा क्या है लोकगीत। उनकी कविता में आदर्श नैतिक दृष्टि का, जो गांव के समाज के, एक राज्य के जो खास गीत होते हैं वो लोकगीत होता है, ध्यान रखना। रामनरेश त्रिपाठी ने प्रकृति चित्रण भी सरल और स्वाभाविक रूप में किया। उनकी भाषा में शुद्ध, सरल और प्रभावशाली खड़ी बोली हिंदी दिखती है। अलंकारों का प्रयोग संयमित है और भावों की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने निबंध और आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका संपूर्ण रचना संसार द्विवेदी युग की बौद्धिकता, अनुशासन
और सामाजिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है छायावाद के महत्व पर प्रकाश। अब छायावाद का स्टार्टअप कब से हुआ? अब देखिए द्वैत युग के खत्म होते ही आया छायावाद युग, ठीक है? तो याद रखना छायावाद हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है ना? कविता का एक खास आंदोलन है छायावाद। तो इनका लगभग समय 1918 से लेके 1936 ईस्वी तक माना गया है। छायावाद कब से कब तक का माना गया है? 1918 के बाद शुरू हुआ था छायावाद, 1936 तक चला। इस युग में हिंदी कविता को नई संवेदना के साथ कल्पनाशीलता और आत्म अभिव्यक्ति प्राप्त हुई, मतलब कि नई जोश जुनून के साथ इस कविता को बनाया गया, यानी कि रचना जो भी होते थे वो नई जोश और जुनून के साथ रचना किए जाते थे। अब आगे देखिए छायावाद ने कविता को बाहरी विषयों से हटाकर मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं से जोड़ा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए वैसे भी इनके कविता में कैसे न क्रांति आएगी, कविता में क्रांति कैसे ना आएगा, कभी कविता में जुनून और जोश कैसे ना आएगा, क्योंकि 1936-18 ये ध्यान रखिए 1918 1936 एक ऐसा समय था जब युद्ध युद्ध का समय चल रहा था ना, नहीं विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, ठीक है? तो भारत में भी, भारत तो गुलाम उस समय भी आजाद नहीं हुए थे। आप सोच लो कि उस समय गुलामी के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए एकदम अलग-अलग जगह में, भारत के अलग-अलग जगह में क्रांति होते थे, एकदम युद्ध होते थे और लोग जागते थे, जागरूक होते थे, ठीक है? उस समय एक अलग सी राष्ट्रभक्ति की भावना जगी हुई थी, तो वही कैसे नहीं ऐसा होता। छायावाद का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने व्यक्तिगत अनुभूति और आत्मबोध को साहित्य का केंद्र बनाया। प्रेम, विरह, पीड़ा, आनंद, सौंदर्य और रहस्य जैसे भावों की गहरी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। कविता अब केवल उपदेशात्मक न रहकर अनुभूति जन्य और भावात्मक बन गई। इस युग में प्रकृति चित्रण को भी विशेष महत्व दिया गया। प्रकृति को मानव भावनाओं की साथी और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। भाषा की दृष्टि से छायावाद ने खड़ी बोली हिंदी का, यानी इन्होंने हिंदी का मिश्रण, खड़ी बोली हिंदी की तरह जो होता है वो उन बोली का भाई ऐसा बोली जो आजकल आम लोग बोलते हैं, यानी यानी ऐसे बोली का उपयोग किया। और खड़ी बोली हिंदी को काव्यात्मक सौंदर्य प्रदान किया, प्रतीक, बिंब और अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ। छायावाद का ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि इसने हिंदी को विश्व साहित्य के स्तर की कविता दी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जैसे महान कवि ने हिंदी काव्य को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया, ठीक है? तो ये सब ध्यान देना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए अलग-अलग कवि का भी इस तरह से जिक्र क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आप लोग देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में। तो जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 6 था। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि है। तो ये भी कब के हैं भाई? अभी आपने जस्ट देखा कि छायावाद के कवि थे, तो छायावाद के ही ये कवि थे 1918 के बाद का। डेट को ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा कौन छायावाद है, कौन द्वितीय युग है ना? तो सभी युग को ध्यान में रखते जाएंगे अगर डेट याद रहेगा। आगे, उनकी सौंदर्य चेतना अत्यंत सूक्ष्म, आध्यात्मिक और गरिमामय है। किसके बारे में बात हो रही है? जयशंकर प्रसाद। उन्होंने सौंदर्य को केवल बाहरी रूप रंगों तक सीमित नहीं माना, बल्कि उसे आत्मा और चेतना से जुड़ा हुआ स्वीकार किया। उनके काव्य में सौंदर्य सत्य, शिव और सुंदर के समन्वय के रूप में प्रकट होता है। जयशंकर प्रसाद के यहाँ नारी सौंदर्य विशेष महत्व रखता है। उनकी नारी केवल देह सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, त्याग, गरिमा और आध्यात्मिकता चेतना की प्रतिमूर्ति है। कामायनी की श्रद्धा इसी आदर्श सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। प्रकृति सौंदर्य भी प्रसाद की सौंदर्य चेतना का महत्वपूर्ण पक्ष है। वे प्रकृति को सजीव, रहस्यमय और मानवीय भावनाओं की सहचरी के रूप में चित्रित करते हैं।
उनके प्रकृति में शांति, गंभीरता और दिव्यता का भाव मिलता है। प्रसाद की सौंदर्य चेतना में रहस्यवाद और प्रतीकात्मकता भी दिखाई देती है। उनका सौंदर्य भोगात्मक ना होकर अनुभूति और आत्मानुभव से जुड़ा हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ, गंभीर और काव्यात्मक है, जो उनके सौंदर्य बोध और प्रभावशाली बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देखिए, सुमित्रा नंदन पंत काव्य के शिल्प का विवेचन कीजिए, है ना? काव्य शिल्प का क्या कीजिए, विवेचन कीजिए। तो अब सुमित्रा नंदन पंत भी आ गया। तो सुमित्रा नंदन पंत भी किसके हैं? छायावाद के ही प्रमुख कवि हैं। और उनके काव्य शिल्प में कोमलता, सौंदर्य और संगीतात्मकता, मतलब कि वो जो काव्य बनाते थे वो संगीत टाइप के बनाते थे। संगीतात्मकता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनका काव्य शिल्प भाव, आप शिल्प भाव में ये समझ लो कि भाई उनके जो भी काव्य जो पढ़ते थे ना, वो उनसे जुड़ जाते थे भावनात्मक रूप से, मतलब कि फीलिंग उनको होती थी, अच्छी फीलिंग होती थी ना, उन पे जुड़ जाते थे, उन पे मतलब समझ लो कि उन पे खींचे चले जाते थे, ठीक है? उनसे प्रेम हो जाता था एक बार पढ़ लेते थे तो, ठीक है? उनका काव्य शिल्प भाव और रूप का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। पंत की कविता की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति चित्रण है। उन्होंने हिमालय, वन, फूल, झरने, आकाश और ऋतुओं को अत्यंत सजीव, चित्रात्मक और सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया है अपने काव्य में। उनके बिंब अत्यंत कोमल, रंगीन और सजीव होते थे। उनके जो भी पॉइंट वो जैसे बनाते थे ना, वो सजीव होते थे, मतलब प्रकृति को सजीव के रूप में दिखाते थे वो। प्रकृति को मरा हुआ नहीं भाई, प्रकृति को दिखाते थे कि वो भी मनुष्य की तरह थे। ठीक है? मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं, उनके भी कुछ अरमान है, कुछ मकसद है, वो उनके इस तरह से प्रकृति को दिखाते थे, प्रकृति के महत्व को बताते हैं। जिससे कविता में दृश्यात्मक आ जाती थी। कविता को यानी पढ़ते-पढ़ते दिमाग में एक छवि आ जाती थी। भाषा की दृष्टि से पंत की भाषा सरल, मधुर और संस्कृत निष्ठ खड़ी हो बोली। इसमें इन्होंने भी संस्कृत की खड़ी बोली का उपयोग किया था। इन्होंने संस्कृत का उपयोग किया और उनमें खड़ी बोली का उपयोग किया। शब्द चयन अत्यंत सटीक और भावानुकूल। उनकी कविताओं में लय, तुक और संगीतात्मक का सुंदर निर्वाह मिलता है, जिससे पाठक को काव्य रस की अनुभूति होती है। मतलब कि पाठक को ये लगता है ना कि ये जो बनाया गया है, उनको उनको उनके मतलब मजा आने लगता है, रस मिलने लगता है, उनको काव्य रस भी, मतलब ऐसा कि भाई एक अमृत पी रहे हैं। ठीक है? छंदों के प्रयोग में पंत परंपरागत छंदों के साथ-साथ मुक्त छंद के भी समर्थ कवि हैं। उन्होंने छायावादी कविता को लयात्मकता प्रदान की। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक और संयमित है, विशेषकर उपमा, रूपक और मानवीकरण। इन्होंने उपमा और रूपक अलंकार का सही तरह से उपयोग किया। पंत के काव्य शिल्प में प्रतीक और बिंब विज्ञान का विशेष महत्व है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई काव्य शिल्प क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बिंब विज्ञान क्या है? तो बिंब विज्ञान में वही होता है जो चित्रित के मतलब ऐसे बताते हैं ना, जो दिमाग में चित्र बनने लगता है उनका, तो वही है बिंब विज्ञान, ठीक है? जो चित्र बनने लगते हैं, उनके दृश्य माइंड में बनने लगते हैं। उनके प्रतीक भावों को गहराई प्रदान करते हैं और कविता को कलात्मक बनाते हैं। ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। महादेवी वर्मा के काव्य की अंतर्वस्तु को रेखांकित कीजिए। तो चलिए जल्दी-जल्दी करते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की ही, देखो ये भी क्या है, छायावाद की ही कवि है। तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद की ही प्रमुख कवियत्री है, ठीक है? ये औरत थी, ये कवियत्री थी। उनके काव्य की अंतर्वस्तु मुख्यतः विरह, पीड़ा, करुणा और आत्मिक प्रेम और रहस्यवाद से बनी है। तो ये अपने देख लिया आपने कि भाई ये कैसे बनाते थे, इसकी रचना कैसी होती थी। ये आप लोग खुद से पढ़कर समझ सकते हैं। उन्होंने अपने काव्य में नारी मन की गहरी संवेदनाओं और मानवीय दुख दर्द को अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त किया। है ना? मतलब कि वो नारी के प्रति, नारी का जो भी दुख को देखते हुए उनकी संवेदना को दिखाया, और मानव के सुख दुख क्या होते हैं, सुख दर्द क्या होते हैं, तो दुख दर्द क्या होते हैं, इन सबको एक अलग ही रूप में उन्होंने व्यक्त किया, उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया उसमें। उनके काव्य का केंद्रीय भाव विरह है। विरह मतलब बिछड़ना, ठीक है? बिछड़न को भी उन्होंने दिखाया। महादेवी का विरह विरह सांसारिक प्रेम से आगे बढ़कर आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम का रूप ले लेता है।
उनके प्रिय का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, जिससे उनके काव्य में रहस्य और गहराई उत्पन्न होती है। मतलब कि उनके जो काव्य हैं, उन काव्य में उनके उनके जो प्रिय हैं, उनका उनके बारे में उन स्पष्टता नहीं बताया और यही मनुष्य को क्या करते हैं, एक रहस्य और गहराई की ओर लेके जाते हैं। करुणा और पीड़ा महादेवी के काव्य की आत्मा है। मतलब कि वो जो काव्य लिखते हैं ना, तो कह रहे हैं कि करुणा और पीड़ा ही उनके काव्य की आत्मा है। मतलब उसको पढ़ने में ना ऐसा लगेगा ना, पीड़ा महसूस होगा, करुणा महसूस होगा। तो ये उनकी आत्मा उन्होंने उन्होंने माना। वे दुःख को कमजोरी नहीं बल्कि संवेदनशील चेतना की पहचान मानती है। उनकी कविताओं में मानव, प्रकृति और समस्त सृष्टि के प्रति करुणा का भाव दिखाई देता है। माधवी के काव्य में नारी चेतना की भी स्पष्ट रूप से प्रकट की जाती है। मैंने भी पहले बताया, उन्होंने नारी को सहनशील, त्यागमयी और आत्मसम्मान से युक्त रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही उनके काव्य में प्रकृति मानवीय भावनाओं की सहचरी बनकर आती है। रहस्यवाद, प्रतीकात्मकता और आत्मानुभूति उनके काव्य की अंतर्वस्तु को गहन और गंभीर बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है कि हरिऔध के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। देखो, हरिऔध सिर्फ हरिऔध नहीं, इसका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये पूरा याद रखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये एक पूरा नाम है। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के, जो हमने आपको बताया था। कब से कब द्विवेदी युग आपका स्टार्ट? 19,000 से, मतलब 1900 से, 1900 से लेके 1918 तक का इस युग में। उनके साहित्य में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। वे संस्कृत काव्य परंपरा से गहराई से प्रभावित थे, परंतु आधुनिक चेतना भी उन्होंने अपनाया। उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों में नैतिकता और आदर्शवाद प्रमुख है। उनकी रचनाओं में सदाचार, कर्तव्य, संयम और आत्म अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में राम के चरित्र के माध्यम से आदर्श मानव जीवन की स्थापना की गई है। मतलब राम के चरित्र का भी उन्होंने प्रयोग किया। हरिऔध के साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। उन्होंने भारतीय परंपराओं, मूल्यों और जीवन दृष्टि को गरिमापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। साथ ही उनमें राष्ट्रीय भावना भी विद्यमान है, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। भाषा की दृष्टि से हरिऔध ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य योग्य सिद्ध किया। उनकी भाषा परिष्कृत, सांस्कृतिनिष्ठ और गंभीर है। उन्होंने यानी वो अपने एक रचना में संस्कृत का उपयोग किया और संस्कृत में खड़ी बोली हिंदी को भी मिलाया। छंद विज्ञान में सिद्धहस्त थे और महाकाव्यात्मक शैली में उनकी विशेष रुचि थी। देखिए, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित राष्ट्र भावना और समाज सुधार के स्वर को उद्घाटित कीजिए। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अधिक है, ध्यान देना है आप लोगों को। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो ये कब के, कहाँ के हैं मैथिली शरण गुप्त? ये द्विवेदी युग के कवि थे। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार के स्वर अत्यंत सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने कविता को देश और समाज के निर्माण का माध्यम बनाया। मतलब कि उस समय यानी कि ये राष्ट्रभक्ति को जगाते, राष्ट्रभक्त को, देशभक्त को जगाते थे और समाज सुधार में ये बहुत ही योगदान दिया। गुप्त जी के काव्य में देशभक्ति केवल भावनात्मक ना होकर वह कर्मशील है। अब देख लिया, तो इन्होंने देशभक्ति के तौर पे उन्होंने जो भी किया देशभक्त के लिए किया, देश से जुड़े जुड़े रहने के लिए किया। ठीक है, देश के लिए किया। वे भारत की पराधीनता से व्यथित होकर जनता में आत्मगौरव और जागृति उत्पन्न करना चाहते थे। भारत भारती उनकी प्रसिद्ध कृति है। भारत भारती जो थे उनके प्रसिद्ध कृति थे, यानी कि रचना में भारत भारती उन्होंने खास लिया, पॉइंट लिया, जिसमें भारत के अतीत और की गौरव गाथा, वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य की आशा को सशक्त स्वर दिया गया उसमें। उन्हें भारतीयों को आत्मसम्मान, स्वाभिमान और त्याग की प्रेरणा दी। समाज सुधार गुप्त के काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने नारी के बारे में भी बताया। देखो, नारी को दयनीय स्थिति, विधवा जीवन और जाति भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियों पर भी करारा प्रहार किया।
यशोधरा और साकेत जैसी रचनाओं में नारी गरिमा, यानी इनकी रचना है यशोधरा और साकेत, ये रचना है उनकी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, नारी गरिमा, करुणा और मानवीय संवेदना का सजीव चित्रण किया है। उनके अनुसार नारी केवल सहनशीलता प्राणी नहीं बल्कि समाज की सशक्त इकाई है। मैथिली शरण गुप्त ने आदर्शवादी दृष्टि से समाज को दिशा देने का प्रयास किया। उनकी भाषा सरल और औचित्यपूर्ण और प्रेरक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुए। स्टूडेंट्स ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। आप जाएंगे टेलीग्राम में, आपको ये पीडीएफ फ्री मिलेंगे। पीडीएफ में पासवर्ड लगी होगी, पासवर्ड आपको केवल इंस्टा में मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग ये बार बार कहीं इंस्टा में चैट ग्रुप में या डाउट में आप मैसेज नहीं कर देना ये कि भाई हमको पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड केवल इंस्टा में मिलेगा, वो भी प्रेम से आप मांगेंगे तो। और वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। पासवर्ड आपको केवल इंस्टा मिलेंगे, ये आपका इंस्टा आईडी है, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जाइए इंस्टा से ले लीजिए पासवर्ड और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सच में तो आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जन्म से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। गुड लक।